नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं IQ मेंटर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स चल रहा है, जिसमें हम मध्यकालीन इतिहास में तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें तुगलक वंश की वीडियो की आपने पार्ट 1 आपने पहले ही देख ली थी, जिसमें हमने गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ाया था। आज बारी है इस वीडियो की पार्ट 2 को देखने की, जिसमें हम फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो नाउ शुरुआत करेंगे हम फिरोज शाह तुगलक से। ये स्क्रीन पे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये फिरोज शाह तुगलक की है। और दोस्तों, इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1351 से 1388 तक इनका शासनकाल रहा करता है। और महमूद तुगलक की जब मृत्यु हो जाया करती है दोस्तों 1351 में, तो उसका चचेरा भाई जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक रहता है, वो दिल्ली के का सुल्तान बना करता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे। तो उसने क्या किया, गद्दी पर बैठते ही सुल्तान के लिए सबसे पहली समस्या तो यही थी कि विद्रोहों को कैसे शांत किया जाए और उसका जो साम्राज्य विघटित हो रहा था, अलग अलग पार्ट्स में बंटते जा रहा था, उसको कैसे रोका जाए। तो इसके लिए दोस्तों उसने क्या किया कि सबसे पहले अमीरों को, सेना को और उलेमा वर्ग के लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उलेमा कौन? जो धार्मिक समुदाय के लोग थे। और उसने इस्लाम के नियमों के अनुसार राज्य प्रशासन चलाया। और सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई भी सैनिक अभियान नहीं किए। जो भी आक्रमण किए गए वह साम्राज्य की रक्षा के लिए किए गए। उसने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिनका शासन केंद्र से आसानी से हो सकता था। और उसका शासनकाल जो है जन कल्याणी कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। थोड़ा सा और जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो वो 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी बैठा करता है। और इसके पिता का नाम रज्जब रहता है, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई ही था। जबकि उसकी माता दीपालपुर की राजकुमारी थी। और गद्दी पे बैठने के बाद उसने बहुत सारे उन निर्णयों को वापस लिया जो कि उसके पूर्व के शासक के द्वारा लिए गए थे। उसने शरीयत के अनुसार शासन किया और शरीयत में जिन करों का उल्लेख नहीं किया गया था उन सभी को बंद कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों लोकहित के लिए बहुत सारे कार्यों को उसने किया। उसने कृषि की सिंचाई हेतु और कई नहरों का निर्माण कराया, जैसे यमुना नहर, सतलज नहर आदि, जिनसे सिंचाई आज भी हुआ करती है। इससे कृषि की उन्नति हुई बहुत ज़्यादा। और बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। और सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोजाबाद जैसे नए नगरों की स्थापना की। नाम याद रखिएगा, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद। इसका निर्माण किसने करवाया है? फिरोज शाह तुगलक ने कराया है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और उसने प्रजा के लिए सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों और पुलों का भी निर्माण कराया। और जो टूटे फूटे थे उनकी मरम्मत भी उसने करवाई। इसके अलावा दोस्तों इसने दीवाने खैरात विभाग की भी स्थापना की, जिसमें जो विधवा महिला थी, जो अनाथ थे और जो लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता चाहता था, उनको ये आर्थिक सहायता दी जाती थी। और सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों द्वारा औषधियों एवं भोजन दिए जाने की व्यवस्था की थी। और बेरोजगार लोगों को नौकरी देने हेतु उसने सर्वप्रथम एक रोजगार कार्यालय स्थापित भी किया था दोस्तों। इसके अलावा पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली जो कठोर यातनाएं थी उन सबको बंद कर दिया। और लोकहित के कार्यों के कारण फिरोज शाह तुगलक को याद किया जाता है। इसके अलावा अगर हम फिरोज शाह तुगलक के और भी कुछ कार्यों को अगर हम देखें तो वो उन कार्यों में हैं, जैसे कि उसने राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। कितने? 24। वो केवल 4 कर लिया करता था, जिसको हम खराज या लगान बोलते थे, खुम्स बोलते थे। दूसरा कर जो युद्ध के लूट का माल हुआ करता था। तीसरा उसने जजिया कर लगाया। और चौथा उसने जकात कर लगाया। कौन कौन से परीक्षा में पूछा जाता है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए प्रमुख 4 करों का नाम बताइए। तो खराज है यानी कि लगान, खुम्स है जिसको युद्ध में लूट के माल से मिलता था, तीसरा जजिया जो धार्मिक टैक्स हुआ करता था, और जकात हुआ करता था। इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता था जो मालदार हो, और उन लोगों को दिया जाता था जो अपाहिज, असहाय या साधनहीन होते थे। इनको वसूल करने का आदेश दिया। और उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नया सिंचाई, जिसको हम हक ए शर्ब बोलते हैं, उस सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10वां भाग वसूला जाता था। कौन सा सिंचाई कर जो लगाया वो कौन सा था? उसको क्या बोलते थे? हक ए शर्ब बोलते थे। कितना लिया जाता था? 1/10% लिया जाता था। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरें, यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी, सतलुज नदी से घग्गर नदी तक 96 मील लंबी, और
सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक और घग्गर से फिरोजाबाद तक और यमुना से फिरोजाबाद तक निर्माण करवाया था। और उसने फलों के लगभग 1200 बागों को भी लगवाया था और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनेक करों को इसने समाप्त भी कर दिया था। और नगरों और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत सुल्तान ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। और जौनपुर नगर की नींव फिरोज ने अपने चचेरे भाई फखरुद्दीन जौना मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में डाली। किसके स्मृति में डाली थी? फखरुद्दीन जौना। यही जौना से ही नाम पड़ा दोस्तों जौनपुर नगर। और जौनपुर नगर किसने बसाया? फिरोज ने बसाया था। और उसके फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और उसके शासनकाल में खिज्र खां एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेखों को लाकर दिल्ली में उसने स्थापित भी किया। और अपने जन कल्याणी कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने एक रोजगार का दफ्तर और एक मुस्लिम अनाथ स्त्रियों और विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु नए दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की। क्या क्या किया जन कल्याणी कार्यों में? एक रोजगार का दफ्तर, एक मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए दीवान खैरात नाम का एक विभाग की स्थापना की। उसके अलावा दारुल शफा का मतलब होता है जीवन का अंतिम किनारा या जीवन का अंतिम विभाग। तो उसने क्या किया? दारुल शफा नाम का एक राजकीय अस्पताल का भी निर्माण करवाया जिसमें गरीबों को फ्री में इलाज किया जाता था। और फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 पहुंच गई थी। और इनके देखभाल के लिए उसने सुल्तान ने दीवान बंदगान की स्थापना की थी। किसकी देखभाल के लिए? दासों की देखभाल के लिए। अगर इनके संरक्षण की हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में सुल्तान फिरोज ने अनेक मकबरों और मदरसों की स्थापना भी करवाई। उसने जियाउद्दीन बर्नी और शम्स-ए-सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। और बर्नी ने फतवा-ए-जहांगीरी और तारीख़ फिरोज शाही की रचना की। और फिरोज शाह ने अपनी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है या आत्मकथा लिखी है जिसको हम लोग बोलते हैं फुतुहात-ए-फिरोज शाही। क्या बोलते हैं? फुतुहात-ए-फिरोज शाही। एग्जाम में पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? तो फुतुहात-ए-फिरोज शाही। अब फिरोज शाह तुगलक की अगर मृत्यु की हम बात करें दोस्तों, तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई थी। और हौज खास परिसर दिल्ली में उसे दफना दिया गया। कहाँ दफनाया गया था? हौज खास परिसर में दफनाया गया था जो दिल्ली में है आपके। एक चीज़ और है दोस्तों जो मुझे अभी माइंड में जस्ट अचानक याद आया कि फिरोज शाह तुगलक ने स्वच्छता के 7 आयाम भी दिए थे। 7 आयाम क्या थे? मानव मलमूत्र का सुरक्षित निपटान और व्यक्तिगत स्वच्छता की बात उसने की थी। पीने के पानी का रख रखाव पे उसने कार्य किया थे। और घर एवं भोजन की स्वच्छता पर उसने ध्यान दिया। और कूड़ा करकट का सुरक्षित निपटान पे ध्यान दिया। और बेकार पानी के निकास पर उसने ध्यान दिया। और ग्रामीण स्वच्छता पर उसने दोस्तों ध्यान दिया था। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद खान बना करते हैं अगले शहंशाह या राजा हम बोल सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के कुछ ही दिनों के लिए बनता है और मोहम्मद खान ने दिल्ली में शासन किया। और कुछ दिन के अंदर ही क्या करते हैं लोग? उसकी हत्या कर दिया करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से फिरोज तुगलक के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो अयोग्य होते हैं और शक्तिहीन हुआ करते हैं। उन्होंने ज़्यादातर अपना समय मनोविनोद और पारस्परिक संघर्ष में ही उन्होंने लगा दिया। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो प्रांतीय गवर्नर थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जो सल्तनत का पूरा बचा कुचा वैभव था वो दिल्ली में 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण में समाप्त हो जाया करता है। और जिसके बाद आपके सैयद वंश की स्थापना हुआ करती है। और इस सैयद वंश के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा है उसका एक फास्ट रिकैप कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाया करती तो उसका भाई फिरोज शाह तुगलक बनता है जो 1350 से 1381 तक शासन किया करता है। तो वो उलेमाओं के सहयोग से ठट्टा में ही अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। कहाँ करवाता है दोस्तों? ठट्टा में करवाया करता है। ये नाम याद रखिएगा, ठट्टा। पहली बार ये इसका राज्याभिषेक होता है। कहाँ पे होता है? ठट्टा में हुआ करता है। और फिरोज शाह तुगलक फिर से दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कराया करता है। और इस बार कहाँ कराता है दोस्तों? दिल्ली में कराया करता है। ध्यान रखिएगा ये 2 बार करवाता है अपना राज्याभिषेक। पहला कब करवाता है? कहाँ पे करवाता है? ठट्टा में करवाता है। दूसरा कहाँ करवाता है? अपना दिल्ली में करवाया करता है। और इस तरीके से दोस्तों ये पहला ऐसा सुल्तान हुआ करता है जो इसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया होता है।
इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम स्त्रियों को मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और स्त्रियों में पर्दा प्रथा को कड़ाई से लागू करने का भी आदेश दे दिया था। और फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर की वसूली की। जजिया कर क्या था? आपका धार्मिक टैक्स हुआ करता था। और असहाय मुसलमानों की सहायता के लिए सुल्तान ने एक कल्याण विभाग जिसका नाम था दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? दीवान ए खैरात की। और बर्नी ने तारीखे फिरोज शाही तथा फतवा ए जहांदारी नामक ग्रंथ की रचना भी किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया था जो दलियात ए फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? दलियात ए फिरोज शाही के नाम से। फिरोज शाह ने 300 नए नगर की स्थापना की थी। कितने नए नगर की? 300 नए नगर की स्थापना की थी, जिसमें से प्रमुख या प्रसिद्ध नगर कौन से हैं आपके? जौनपुर है, फिरोजाबाद है, फिरोजपुर है, हिसार है, फतेहाबाद है। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान उसका पोता तुगलक शाह बना करता है और यह एक विलासी प्रवृत्ति का शासक रहता है। इसी कारण से इसके सरदारों ने इसकी हत्या कर दी और फिरोज शाह तुगलक के दूसरे पौत्र अबू बकर को अगला सुल्तान बनाया करते हैं। और अबू बकर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं अगला सुल्तान बना करता है। और अबू बकर की मृत्यु पर जब हुमायूं सुल्तान बन जाता है तो उसी समय तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह बना करता है। और 1412 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तब दौलत खां लोधी ने सुल्तान के पद को संभाला। और लेकिन 1414 ईस्वी में सुल्तान के सूबेदार खिरज खान ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दौलत खां लोधी को पराजित करके दिल्ली में एक नए राजवंश जिसको हम लोग सैयद वंश के नाम से जानते हैं उसकी स्थापना हो जाया करती है। और बताया था आपको सैयद वंश के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा अगर हम जाने फिरोज शाह के निर्मित विभागों के बारे में जाने तो फिर से मैं बता रहा हूँ, रिकैप है ये क्विक। उसने एक दास विभाग बनाया था, दास विभाग जिसका नाम उसने रखा था दीवान ए वंदगान। दास विभाग का क्या नाम रखा था? दीवान ए वंदगान। उसके अलावा उसने दान विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान ए खैरात। और उसने एक पेंशन विभाग की भी स्थापना की थी जिसको हम लोग बोलते थे दीवान ए हस्तिहाक। और फिरोज शाह ने क्या किया? 4 कर वसूला किया, 4 कर वसूला जिसका नाम था खुम्स था। खुम्स वो कर हुआ करता था जो लूट के माल से मिला करता था। दूसरा था खराज। खराज क्या था? जो लगान, जो टैक्स लिया जाता था, जो आपकी जितनी भी उपज होती थी उस उपज का 1/10वां हिस्सा आपसे लिया जाता था। इसके अलावा उसने क्या किया? जजिया कर लगाया जिसको धार्मिक टैक्स बोलते थे। और जकात कर उसने लगाया। जकात कर आपका क्या था? जो मुसलमानों को लगभग 1/4 हिस्सा अपने आय का दान करना पड़ता था। जो अमीर मुसलमान होते थे वो क्या करते थे? किसको? गरीब मुसलमानों को या असहाय मुसलमानों को या जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है उनकी सहायता किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नगर की अगर हम बात करें तो उसने टोटल 300 नगर बसाए थे, जिसमें से प्रमुख नगर को ही हमें जानना है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और फतेहाबाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों अब हम अंत में यही कहना चाहेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वंस अगेन आई वांट टू रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक आवर वीडियो, गिव कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा दोस्तों IQ मेंटर डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स के सेशन को लेके आया करता है, जिसमें हम करंट के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी हम कवर कराया करते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।